नमस्कार, आप सभी का स्वागत डी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस भारत की यात्रा पर राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता आज। कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। कुलगाम में 5वें दिन भी ऑपरेशन अखल जारी। कल रात आतंकियों को भागने से रोकने की कोशिश में सेना ने हेलीकॉप्टर से गिराए गोला बारूद। आज होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद और मौजूदा मानसून सत्र में पहली बार जुटेंगे एनडीए के सांसद। ईडी के सामने उद्योगपति अनिल अंबानी की पेशी आज। दिल्ली हेडक्वार्टर में 17,000 करोड़ रुपए के ऋण धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। रूस से तेल आयात करने के मामले में भारत का अमेरिका और यूरोपीय संघ को जवाब। आलोचना करने वाले देश खुद कर रहे हैं रूस से व्यापार। भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुल्डेज मार्कोस जूनियर इस समय भारत की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुल्डेज मार्कोस जूनियर के बीच आज नई दिल्ली में उच्च शिष्टमंडल स्तर की वार्ता भी होगी। वार्ता के दौरान भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा होगी। यह यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करने का एक अवसर है। सोमवार को भारत पहुंचने पर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की थी। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस की भारत यात्रा भारत फिलीपींस राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। यह यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को और बढ़ाने और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करने का एक अवसर है। भारत और फिलीपींस के बीच राजनैतिक संबंध नवंबर 1949 में स्थापित हुए थे। इसके साथ ही संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत दौरे पर पहुंचे हैं फिलीपींस के राष्ट्रपति। तब से दोनों देश व्यापार और निवेश, रक्षा सहयोग, समुद्री सहयोग, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल, डिजिटल तकनीकों सहित कई क्षेत्रों में मजबूत साझेदार हैं। अलग अलग अवसर पर ये देखा गया है। आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी माना जा रहा है कि आज जो बातचीत है वो होगी। खासतौर से क्षेत्रीय स्तर पर भी मजबूत रूप से दोनों देश जुड़े हुए हैं। जब अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करते हैं, जिसमें आसियान के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी भी शामिल है। फिलीपींस के साथ भारत के संबंध देश की एक्ट ईस्ट नीति का भी हिस्सा है। फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस के भारत दौरे से इन संबंधों के और प्रगाढ़ होने की उम्मीद है।
तो दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं और प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच नए दौर की शुरुआत होगी, जिसमें और नए क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। It is a reaffirmation of the alliance and the partnership that we are strengthening. Where we used to refer to the Asia-Pacific region, we now refer to as the Indo-Pacific region, which is I think a correct evolution of that understanding because of the global nature of all of politics and of all of trade and all of the economy. And to build upon what we already have had, but certainly to explore the many opportunities that have arisen in the past few years because of the new technologies and the changing state of the global economy and the geopolitics around us now. तो दोनों देशों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पक्ष बैठक ये होगी, जिसमें ना सिर्फ जो संबंध हैं दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते नजर आएंगे, बल्कि कई ऐसे क्षेत्र जिनमें जो अवसर हैं उन पर भी लगातार माना जा रहा है कि कई समझौता ज्ञापन जो है उन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, रूस से तेल आयात करने के मामले में अमेरिका और यूरोपीय संघ की तरफ से सवाल उठाए जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा है कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने के मुद्दे पर अमेरिका, यूरोपीय संघ की तरफ से भारत को निशाना बनाया गया है। वास्तव में भारत ने रूस से तेल इसलिए आयात शुरू किया क्योंकि संघर्ष के बाद पारंपरिक सप्लाई यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने खुद भारत को ऐसे आयात के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि दुनिया के तेल बाजार की स्थिरता मजबूत बनी रह सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी लिखा कि भारत अपने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और स्थिर ऊर्जा मुहैया कराने के लिए आयात करता है। यह वैश्विक बाजार के हालात की मजबूरी है, लेकिन जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं और भारत की तरह उनका व्यापार उनके देश के लिए कोई ज़रूरी मजबूरी भी नहीं है। इस दृष्टि से भारत को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। खबर कश्मीर से, जहां कुलगाम स्थित अखल के जंगलों में लगातार 5वें दिन भी सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। शुक्रवार को अखल के जंगल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। जैसे ही सुरक्षा बल घेराबंदी के लिए आगे बढ़े, छिपे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ से फायरिंग हुई। मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, हालांकि 3 सैनिक भी घायल हुए हैं। घायलों का श्रीनगर के सेना अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाके में गोलीबारी अभी भी जारी है। जंगल में छिपे हुए और आतंकवादियों का पता लगाने के लिए घेराबंदी बढ़ा दी गई है। वरिष्ठ पुलिस और सेना के अधिकारी ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हैं। रुद्र हेलीकॉप्टर, ड्रोन, हाई ट्रैकिंग वाले निगरानी उपकरण और पैरा फोर्सेस को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने लाल किले में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति मजदूरी का काम करते हैं। इनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने इनके पास से कुछ बांग्लादेशी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस पूछताछ में जुटी है। अवैध तरीके से लाल किले में घुसने की कोशिश कर रहे इन लोगों की गिरफ्तारी सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटना है। यह मामला अवैध प्रवासियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 12वां दिन है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज 4 विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024, वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। गोवा विधानसभा से जुड़ा ये विधेयक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
वहीं वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक 2024 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक के माध्यम से समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के तहत भारत के दायित्व का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। इसके साथ ही लोकसभा में 23 जुलाई को पेश किए गए राष्ट्रीय खेल शासी विधेयक 2025 पर भी चर्चा होनी है। इस बिल का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करना और उनके कामकाज को रेगुलेट करना है। इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और विधेयक में उल्लेखित प्रत्येक खेल के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल महासंघ की स्थापना किए जाने का प्रावधान है। ये राष्ट्रीय निकाय संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों से भी जुड़े होंगे। साथ ही इन निकायों की राज्य और जिला स्तर पर भी इकाइयाँ होंगी। इसके साथ ही लोकसभा में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 पर भी चर्चा सूचीबद्ध है। इस विधेयक को इसी मानसून सत्र के दौरान 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया था। ये बिल राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एक्ट 2022 में संशोधन का प्रयास करता है। डोपिंग खिलाड़ियों द्वारा अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन को कहा जाता है। ये एक्ट खेलों में डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को कन्वेंशन को प्रभावी बनाता है। यह खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करता है। इस विधेयक में एंटी डोपिंग नियमों को लागू करने हेतु राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा से संबंधित भी कई प्रावधान हैं। और इसके साथ ही वहीं राज्यसभा की कार्यसूची की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। उच्च सदन में समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पर चर्चा की जाएगी। यह विधेयक भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 का स्थान लेने का प्रयास करता है। एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या दुनिया के किसी भी बंदरगाह तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियों, देनदारियों, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। अहम विधायी कार्यों के साथ साथ दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, संसद भवन परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक अब शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। ये बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद एनडीए के सांसद एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री भी इस बैठक में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा संसद के इस मानसून सत्र में भी एनडीए सांसदों की ये पहली बैठक है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर उनके रांची स्थित मोरहाबादी आवास से विधानसभा दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। विधानसभा परिसर के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव नेमरा ले जाया जाएगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव, अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ शामिल होंगे। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई नेताओं के शामिल होने की सूचना है। कल देर शाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची लाया गया और उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। काफ़ी समय से बीमार चल रहे 81 वर्ष की उम्र में दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने कल सुबह अंतिम सांस ली। उनके निधन पर झारखंड में 3 दिन का राजकीय शोक है। प्रवर्तन निदेशालय के सामने उद्योगपति अनिल अंबानी की आज पेशी होगी। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को 17,000 करोड़ रुपए के कथित लोन धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। उन्हें 5 अगस्त को यानी आज ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने को कहा गया था। पिछले हफ्ते ईडी ने मुंबई में रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 50 कंपनियों और 25 लोगों की जांच की गई। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई है। और खबर कर्नाटका से, जहां कर्नाटक परिवहन निगमों के कर्मचारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसले से प्रदेश में यातायात व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। राज्य के सभी 4 सड़क परिवहन निगमों केएसआरटीसी, बीएमटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी और केकेआरटीसी के परिवहन कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से राज्यव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।
सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। डिपो से बस नहीं निकल रही हैं। बसों के बिना लोगों को यातायात में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब मंगला जी की किडनी का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 18 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने लगा। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान रखा। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 के खात्मे को आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला लिया गया था। इस फैसले के तहत राज्य का विशेष दर्जा खत्म हो गया और उसे पूरी तरह से भारतीय संविधान के ढांचे में शामिल कर लिया गया। एक देश एक संविधान के तहत केंद्र का यह वो ऐतिहासिक फैसला था जिसने जम्मू कश्मीर की सूरत बदल दी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। भारत का अभिन्न अंग होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में भारत के कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ देश का विधान लागू नहीं होने के साथ यहाँ का निशान भी अलग था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी बदलाव देखने को मिला। पिछले 6 सालों में आतंकवादी घटनाओं में गिरावट दर्ज की गई है। 2004 से 2014 के बीच 7,217 आतंकी घटनाएं हुई थीं, जो 2014 से 2024 के बीच घटकर 2,242 रह गईं। इसी के साथ क्षेत्र में शासन, बुनियादी ढांचे एवं नागरिक भागीदारी में बड़ा परिवर्तन आया है। अनुच्छेद 370 को निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 तक कुल 92,560 प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए, जबकि 2018-19 में ये संख्या सिर्फ 9,229 ही थी। सड़क कनेक्टिविटी को लेकर रिपोर्ट में बताया गया है कि जम्मू से श्रीनगर जाने में अब पहले के मुकाबले काफ़ी कम समय लगता है। केंद्र सरकार के अहम फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन भी बढ़ा। 2024 में जम्मू में कुल 2 करोड़ 36 लाख पर्यटक आए। अब राज्य में भारी मात्रा में निवेश आ रहा है। जहां पहले 70 सालों में जम्मू कश्मीर को केवल 14,000 करोड़ का निवेश मिला था, वहीं पिछले 2014 से 2023 के बीच करीब 12,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल निवेश हुआ है। वहीं अब कश्मीर को भारतीय फिल्म उद्योग से फिर से जोड़ने के लिए भी काम हो रहा है। घाटी में 5,000 से अधिक नए होटल बने हैं, जो इस क्षेत्र में बढ़ते निवेश और विश्वास को दर्शाता है। कश्मीर में 65% से अधिक होमस्टे महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर SKICC में आतंकवाद पीड़ित 250 परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
उत्तर, मध्य और दक्षिण कश्मीर के ये वो परिवार हैं जिनके परिजनों को घाटी में सक्रिय आतंकवादी संगठनों ने बेरहमी से मार डाला था। जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा और दूसरे आतंकवादी संगठनों के नापाक मंसूबों के कारण अपने परिवारों के सदस्यों को खोने के बाद से ये लोग भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में अब इन परिवारों की बेहतरी की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पहले भी उपराज्यपाल ने कुछ कार्यक्रमों में पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। राज्य में लगातार यह सुनिश्चित करने के लिए काम हो रहा है कि इन परिवारों को न्याय, मान्यता और समर्थन मिले। दिल्ली के भारत मंडपम में बिम्स्टेक देशों के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ये कार्यक्रम बिम्स्टेक देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करने का एक अहम मंच है। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सप्तसुर 7 नेशंस 1 मेलोडी बिम्स्टेक ट्रेडिशन म्यूजिक फेस्टिवल का दिल्ली के भारत मंडपम में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक आयोजन रहा। इस भव्य समारोह में बिम्स्टेक के सभी 7 सदस्य देशों भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड ने पारंपरिक संगीत की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। संगीत के माध्यम से इन देशों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत, भावनात्मक जुड़ाव और रचनात्मकता को साझा किया। समारोह का प्रारंभ केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और आईसीसीआर की महानिदेशक के नंदिनी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संगीत आत्मा की भाषा है जो शब्दों से परे जाकर दिलों को जोड़ती है। ये आयोजन बिम्स्टेक देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करने का एक अहम मंच है। Music means different things to different people. It is culture, it is heritage, it is tradition to all of us. Individually or as a group, it is an expression of creativity or sometimes even of emotions. In my own case, it was actually through music and to some extent books that I developed an interest in the world. There is so much that music is able to convey that it is understandably regarded as the soul of a society. केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि ये फेस्टिवल केवल एक सांगीतिक आयोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति का प्रभावी उदाहरण है जो क्षेत्रीय सहयोग और एकता को बढ़ावा देता है। सातों देशों के कलाकारों ने अपनी संगीत प्रस्तुति के बाद कहा, प्रत्येक देश की अपनी विशेष संगीत परंपरा होती है और जब हमने एक साथ एक मंच पर अपनी प्रस्तुति दी तो जो अनुभव हमें हुआ है वो अविस्मरणीय है। अलग अलग देश के वोकलिस्ट हमारे साथ गा रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी इट्स सच एन ऑनर टू बी ऑन सच ब्यूटीफुल एंड बिग स्टेजेस। वी आर हियर इन बिम्स्टेक फेस्टिवल सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू participate in all countries. सारे जितने म्यूजिशियंस आए हैं सब कंट्रीज से, सब एक से एक बढ़िया कलाकार हैं और बहुत अच्छे से पूरा शो सबने सजाया है। सारे कंट्रीज इंडिविजुअल जो म्यूज़िक बजा रहे हैं अपना, उसमें भी मुझे एक मौका दिया गया है बजाने का और उसमें अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि उनका जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है मुझे उसमें थोड़ा बहुत सीखने को काफ़ी कुछ मिला और उसमें बजाने का भी एक मौका मिल रहा है। We are very happy and we are very pleased joined this program. We are really very happy to this program and I want to thanks to Indian government and ICR team and also our Sri Lankan government and cultural ministry. इस उत्सव ने ये संदेश दिया कि संगीत एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जो विविध संस्कृतियों को जोड़ने की अद्भुत शक्ति रखती है और सीमाओं को मिटाकर संसार को एक धागे में पिरो सकती है।
टीटी न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आगे आप देखिए न्यूज़ एट 10। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।